एरिया 51 के बारे में बात करते हैं, जो एक ऐसी जगह है जिसे सुनते ही दिमाग में सीक्रेसी, मिस्ट्री और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का ख्याल आता है। ये जगह 1955 में एस्टैब्लिश हुई थी और तब से लेकर आज तक इसका नाम मिलिट्री के टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ा रहा है। नेवाडा के एक रिमोट डेजर्ट में लोकेटेड ये बेस इतनी सेक्रेटिव है कि वहाँ तक पहुँचना आम आदमी के लिए इम्पॉसिबल है। हिस्टोरियन पीटर मर्लिन ने इस एनिग्मेटिक बेस को 30 साल से ज्यादा स्टडी किया है और उनके हिसाब से ये जगह हार्श डेजर्ट से घिरी हुई है, जहां सिर्फ कुछ ऑरेंज मार्कर्स ही बाउंड्री को इंडिकेट करते हैं। मिलिट्री पर्सनल और सेंसर्स वहां हर मूवमेंट को ट्रैक करते हैं ताकि कोई भी अनथराइज्ड पर्सन या व्हीकल वहां न पहुंच सके। ये लोकेशन इसलिए चुनी गई थी क्योंकि यहाँ का फ्लैट टेरेन एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के लिए परफेक्ट था और कोल्ड वॉर के दौरान एडवांस्ड एयरक्राफ्ट जैसे U-2 स्पाई प्लेन को टेस्ट करने के लिए ये एक सीक्रेट हब बन गया। U-2 स्पाई प्लेन की बात करें तो ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट था जो हाई एल्टीट्यूड्स पर उड़ सकता था, जहाँ एनिमी मिसाइल्स का कोई खतरा नहीं था। इसका पर्पस था सोवियत यूनियन पर इंटेलिजेंस गैदर करना। एयर फोर्स के साथ मिलकर एरिया 51 को एक टेस्टिंग ग्राउंड बनाया। इस प्लेन को डेवलप करने के लिए एक सेक्लूडेड जगह की जरूरत थी ताकि सेक्रेसी मेंटेन रहे। शुरुआत में यहाँ एक रनवे, हैंगर्स और बेसिक फैसिलिटीज बनाई गई थी, जहाँ काम करने वाले पर्सनल के लिए स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड चेक्स होते थे। सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के बारे में बात करना स्ट्रिक्टली मना था और एम्प्लॉयज को कोड नेम्स दिए जाते थे ताकि उनकी आइडेंटिटी सीक्रेट रहे। एरिया 51 का एटमॉस्फेयर कोल्ड वॉर के पैरानोया से भरा हुआ था, जहां ट्रस्ट एक रेयर चीज थी और न्यूक्लियर अटैक का डर हर वक्त बना रहता था। इस एनवायरनमेंट ने वहां काम करने वालों में एक साइलेंस की कल्चर डेवलप कर दी, क्योंकि उन्हें पता था कि इंफॉर्मेशन लीक होने के कॉन्सिक्वेंसेस कितने बड़े हो सकते हैं। वहां के टेस्ट पायलट्स को भी एयरक्राफ्ट के बारे में लिमिटेड नॉलेज दी जाती थी। उन्हें न उसका नाम पता होता था, न अपीयरेंस, बस इतना मालूम था कि ये 21 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर उड़ सकता है। पायलट टोनी जैसे लोगों के लिए स्पेशल पार्शियल प्रेशर सूट्स डिजाइन किए गए थे, जो केबिन डिप्रेशराइजेशन की सिचुएशन में उन्हें जिंदा रख सके। ये सूट बॉडी के अराउंड टाइट हो जाता था ताकि लो प्रेशर एनवायरनमेंट में ब्लड बॉइलिंग से बचा जा सके। डिक्लासिफाइड फुटेज में दिखाया गया है कि पायलट्स इन सूट्स को पहनने के लिए कैसे प्रिपेयर होते थे और ये सूट्स उनके एग्जैक्ट वेट के हिसाब से टेलर मेड होते थे। थोड़ी सी भी वेरिएशन सूट को यूजलेस या अनकंफर्टेबल बना सकती थी। सीक्रेसी का ये आलम था कि मैकेनिक्स जो एयरक्राफ्ट पर काम करते थे, उन्हें भी नहीं पता होता था कि प्लेन का असली पर्पस क्या है। इंफॉर्मेशन को कंपार्टमेंटलाइज्ड रखा जाता था ताकि कोई भी कंप्लीट पिक्चर न समझ सके। U-2 स्पाई प्लेन के असली काम को छुपाने के लिए CIA ने एक कवर स्टोरी बनाई थी कि ये प्लेन वेदर रिसर्च के लिए यूज होता है, लेकिन ये स्टोरी अपने साथ कॉम्प्लिकेशंस भी लाई, क्योंकि U-2 इतनी एल्टीट्यूड पर उड़ता था कि वो सिविलियंस को दिखाई दे जाता था और इससे UFO साइटिंग्स की रिपोर्ट्स बढ़ने लगी। 1950S के मिड में जब UFOs में इंटरेस्ट पीक पर था और कोल्ड वॉर का टेंशन भी अपने चरम पर, U-2 का शाइनी एल्यूमिनियम लाइक अपीयरेंस ने इन मिथ्स को और हवा दी। 1957 तक U-2 फ्लाइट्स UFO साइटिंग्स के साथ स्ट्रॉन्गली एसोसिएट हो चुकी थी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी एरिया 51 के अराउंड बने स्टोरीज की। 1 मई 1960 को एक U-2 प्लेन सोवियत यूनियन के ऊपर शॉट डाउन हो गया और इससे US के एस्पियोनाज कैपेबिलिटीज का खुलासा हो गया। CIA को रियलाइज हुआ कि U-2 सरफेस टू एयर मिसाइल्स के लिए वल्नरेबल है और इसके बाद एक नए एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ी जो ज्यादा हाइट पर, ज्यादा स्पीड से उड़ सके और रडार डिटेक्शन से भी बच सके। इसी नीड ने एक 12 प्रोजेक्ट को जन्म दिया, जिसका कोडनेम था ऑक्सकार्ड। ये एयरक्राफ्ट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का एक मास्टरपीस था, जो माक 3 से ज्यादा स्पीड पर उड़ सकता था और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को विथस्टैंड कर सकता था। हर एक प्रोजेक्ट, चाहे U-2 हो या F-12, ने नेशनल सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बीच एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को दिखाया, जहां हर स्टेप पर सीक्रेसी और इनोवेशन का बैलेंस मेंटेन करना जरूरी था। आज भी एरिया 51 के बारे में पूरी डिटेल्स नहीं है, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन डिक्लासिफाइड हुई है, वो इस जगह के हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को और गहरा करती है।